डियर स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटल कंडक्टर, मेटल और कंडक्टर, इंसुलेटर एंड अदर सब्सटेंस लाइक अलॉय। कि टेम्परेचर का अफेक्ट इन जो हमारी मेटल या कंडक्टर कह लो, इंसुलेटर या अलॉय के रेजिस्टेंस पे कैसे अफेक्ट पड़ता है, हम इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या। जब हमें रेजिस्टेंस का क्लियर हो जाएगा, पिछले आप वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने ओम्स लॉ और वहां रेजिस्टेंस को काफी एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या है। आपका रेजिस्टेंस एक ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब एक रुकावट होती है। ये किसकी वजह से होती है, ये देख लीजिए। ये मेटेलिक कंडक्टर है। जो मेटेलिक कंडक्टर में ये जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूवमेंट करने लगेंगे विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूवमेंट करेंगे, तो ये इस मेटल के आयन से या एटम से ये कोलाइड करेंगे, टकराएंगे उनसे। जब ये कोलाइड करेंगे तो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कमी आ जाएगी, बिकॉज दे लूज द एनर्जी। और जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को राइज करेंगे, तो इनका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है, इसको बोलेंगे मीन। ये आपकी मीन पोजीशन मान लो, मीन पोजीशन। और इस मीन पोजीशन से इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है किसी एक साइड में, यानी राइट या लेफ्ट साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है इसने, उसको। अगर ये एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसलिए बढ़ेगी कि इसकी एनर्जी राइज हो रही है पोटेंशियल की वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। और इसमें जो एनर्जी राइज होगी वो कौन सी होगी? थर्मल एनर्जी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ते इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम, जिसको हम एवरेज टाइम यानी रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे, जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगा, वो रिलैक्सेशन टाइम अल्टीमेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अल्टीमेट डिक्रीज होगा तो हमें एक रिलेशन का पता है कि आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। ये हमने रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा था। एम क्या है यहाँ पे? एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये है आपका रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। किसी भी कंडक्टर के लिए जब आपने एक कंडक्टिंग वायर लिया, एल और ए दोनों फिक्स कर दी, मास इलेक्ट्रॉन का ये कांस्टेंट होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, और किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कांस्टेंट रहती है। केवल वेरिएबल कौन है? टाइम। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम। जब हमने इस पे अप्लाई किया, इसकी फ्रीक्वेंसी राइज हुई, जिससे थर्मल एनर्जी राइज हुई, उससे टाइम भी क्या हो जाएगा? आपका राइज हो जाएगा। और अगर टाइम इनका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का टाइम अगर इनका कम हो जाता है, कम होने का मतलब क्या होगा? कि ये जल्दी पहुंचेंगे। अगर ये वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस अल्टीमेट बढ़ जाएगा। ये है आपके टेम्परेचर का अफेक्ट। तो टेम्परेचर के अफेक्ट को इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब देखिए, मैं इसको एक प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं और आप इसका बेसिक समझ गए होंगे। अब देखिए, हम इसको पढ़ लेते हैं। इसी को हमने थ्योरी की फॉर्म में लिखेंगे। वी नो दैट, वी नो दैट
resistance R is equal to M upon N E square tau L upon A. This is the formula of resistance. Here M, mass of electron, E, charge of electron, N, electron density, L, length of conductor wire, A, area of cross section, and tau, average time, yeah, relaxation time. These are the quantity we have used here. If temperature rise, then thermal energy, or we can say that then amplitude or frequency rise and thermal energy of vibrating electron also rise. They move with drift velocity in small time from negative potential to positive potential terminal, positive end of given conductor. So average time decreases and resistance rise. Let mathematically we discuss here, let T be the capital T, we write here capital T be the temperature at which resistance as the value of resistance increases as R at time t is equal to R naught into 1 plus alpha t plus beta of t square. This is the equation. Generally equation we use this equation and explain here what are alpha and beta. Here R naught resistance at temperature 0 degree Celsius.
alpha and beta are coefficient or we can say that thermal coefficient and RT resistance at temperature T. This is the equation. For small temperature variation, beta approaches to 0. It means it is neglected. And then equation became RT R naught 1 plus alpha T. This is the equation we have. If temperature is small, RT is equal to R naught this. Explain here. We write this equation as RT is equal to R naught plus alpha R naught T. We multiply this R naught to this equation 1 plus alpha T and we get in this way. And we write as RT minus R naught is equal to alpha R naught T, and alpha is equal to RT minus R naught alpha R naught T. This is the equation. We can write as this equation also write as change in resistance upon original resistance. Original resistance means resistance at 0 degree Celsius into rise in temperature. Rise in temperature. Rise in temperature. This is the formula. Rise in temperature. So here alpha is thermal coefficient of thermal coefficient. Unit of alpha. Important unit of alpha is very important. Sometime asked into exam. Unit of alpha. Unit of alpha is here. This is upper part have the unit resistance. This upper part have the unit resistance. Original resistance also have the unit of resistance. This is ohm. This is also ohm, and temperature is Kelvin. Ohm cancel to ohm, and remaining is Kelvin. So we write 1 upon K. Or this is Kelvin inverse. Very important. Kelvin inverse. This is the unit of coefficient of alpha. Sometime this is asked. What is the unit of So in this way, we can explain coefficient of thermal expansion. We write the value for different material. First, you take screenshot of this topic. Then I explain for different material. Now we see the effect on resistance of metal, insulator, and semiconductor, how they are affected. We explain. देखिए, for metal,
oblique conductor for metal or conductor. Important things is that alpha is, if we rise temperature, then resistance increase. So alpha be positive for metal. This is important. Sometime question asked or sometime objective type question asked into exam. Value of alpha is positive, negative, or 0 for metal. So if we use the metal, alpha became positive. For insulator or bad conductor, or we can say that insulator. For insulator, alpha is value of alpha is negative. This is also important things here. Alpha is negative. And for alloy, value of alpha is so small but positive. So important things is it has alpha is so small. Important things is alloy have high resistivity and small value of coefficient of thermal expansion. So they used into standard coil. इसकी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम स्टैंडर्ड कॉइल बनाने के लिए अलॉय का यूज क्यों करते हैं। तो आपको दो कारण लिखने हैं कि हाई रेजिस्टिविटी होती है इसकी और इसकी लो वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की। तो यहाँ से आप नोट करना, यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन है कि मेटल के लिए आपकी अल्फा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बता देंगे मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब है रेजिस्टेंस राइज हुआ। देखिए मैं यहाँ एक बात और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब है राइज इन रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो राइज हुआ है जब टेम्परेचर को राइज किया। और ये नेगेटिव का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जब टेम्परेचर को राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा यहाँ पे। तो ये बात भी आप यहाँ नोट करेंगे कि अल्फा नेगेटिव का मतलब क्या है कि किसी भी इंसुलेटर के लिए अल्फा नेगेटिव होने का मतलब है कि विद राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। और यहाँ अलॉय के लिए जब टेम्परेचर को राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन वेरी स्मॉल अमाउंट में होता है। और इसकी हाई रेजिस्टिविटी होने के कारण इसका यूज हम किस में करते हैं, स्टैंडर्ड कॉइल फॉर्मेशन के लिए। जब हमने स्टैंडर्ड कॉइल बनानी होती है तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखिए रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसे होता है इसके बारे में अब हम देखेंगे कि हाउ resistivity of material change with increase in temperature. So we know very well that formula, we know that
formula of resistivity is equal to m upon n e square tau. This is the formula of resistivity. Here m, mass of electron, e, charge of electron, n, electron density, and tau, relaxation time. These are the factors have their meaning in this formula. We know very well from this, we know that resistivity depend on n and tau, because m and e have constant value, as m is equal to 9.1 10 raised to power minus 31 kg and E is equal to 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb. By variation in temperature, अगर हम टेम्परेचर राइज कर दें तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके कंडक्टर के अंदर, वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, वो एनर्जी लेंगे। जैसे ही वो एनर्जी पिकअप करेंगे तो उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो उनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, वो ड्रिफ्ट करेंगे अपने पॉजिटिव एंड की तरफ। जब वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे तो वो आयन और एटम से कंटिन्यू कोलाइड करेंगे, और जब कोलाइड करेंगे ज्यादा तो क्या होगा, एक तरफ तो एनर्जी लॉस कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक्सटर्नल वोल्टेज से वो एनर्जी ले रहे हैं, अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को राइज कर रहे हैं। और जैसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब वो जाएंगे तो उनका टाइम है, एवरेज टाइम, वो क्या जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और एवरेज टाइम जब रिड्यूस होगा तो इसका मतलब है एवरेज टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी रेजिस्टिविटी। अगर ये आपका रिड्यूस होता है तो रेजिस्टिविटी अल्टीमेट इंक्रीज हो जाएगी। एन चेंज नहीं होता है मेटल के अंदर। तो इन मेटल, फर्स्ट केस लिखता हूं मैं, एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। इन मेटल, पहले हम मेटल और कंडक्टर की बात करते हैं। कोई भी मेटल ले लो आप, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। इन मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n be constant mean independent of temperature, so relaxation time change or reduce with rise in temperature. So resistivity inversely proportional to this, then resistivity increases। अगर आप टेम्परेचर राइज करते हैं, इसका बेसिक फिनोमिना देखें कि जो आपका n है ये टाइम इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है विद राइज इन टेम्परेचर। और इसका कारण लिखना हो तो
इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया कि जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उनकी थर्मल एनर्जी राइज हो जाएगी। जब उनकी थर्मल एनर्जी राइज हो रही है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। और आपको अगर याद हो, आरएमएस वेलोसिटी होती है, आरएमएस वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होती है। इसका मतलब हुआ कि ये आपका टेम्परेचर है, ये आपकी वेलोसिटी है, और जब टेम्परेचर को अगर राइज कर दोगी तो वेलोसिटी राइज हो जाएगी, और वेलोसिटी से जुड़ी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो होती है हाफ एम बी आर एम एस का स्क्वायर। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर राइज किया वैसे ही उसकी आरएमएस वेलोसिटी राइज होगी, आरएमएस वेलोसिटी राइज होते ही उसकी काइनेटिक एनर्जी राइज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी जब आपकी राइज होगी तो आपका जो एवरेज टाइम है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का वो कम हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ कंडक्टर सेम है। उसी लेंथ में एक आप कम स्पीड से जाएं, एक आपकी स्पीड राइज हो जाए, तो आप पाएंगे कि जब स्पीड राइज होती है तो जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जो जाने में टाइम लगेगा वो कम हो जाएगा। और एवरेज टाइम है इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो गया, अब एवरेज टाइम रिड्यूस हो गया। और एवरेज टाइम जैसे ही रिड्यूस होगा तो रेजिस्टिविटी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कम वैल्यू होगी तो ये अपने आप अल्टीमेट राइज हो जाएगी और रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी मेटल के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इसका दूसरे तरीके से रिलेशन देखें तो रेजिस्टिविटी वी नो वेरी वेल, resistivity proportional to resistance. So resistivity at any temperature is equal to resistivity 1 plus alpha of T. T mean delta T है ये, आप चाहें तो इसको डेल्टा T लिख सकते हो, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूं। रो नॉट है आपकी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और अल्फा है यहाँ पर थर्मल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। और यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो सेम वैसे का वैसा रिलेशन हो जाएगा, रो टी माइनस रो जीरो अपॉन रो जीरो डेल्टा ऑफ टी। ऊपर देखेंगे तो ऊपर वाला फैक्टर क्या है आपका, ये है चेंज इन रेजिस्टिविटी। क्या है ये, चेंज इन रेजिस्टिविटी। ऊपर तो है आपका चेंज इन रेजिस्टिविटी और नीचे आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और अल्फा की वैल्यू मेटल के लिए आपको पता ही है, और मेटल अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव। फिर हम दूसरी बात करते हैं इंसुलेटर के लिए। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ सेकंड को। और ध्यान रखना कि ये जो आपकी रेंज है ये लिमिटिंग टेम्परेचर है, दिस इज वैलिड, वैलिड अप टू 500 केल्विन टेम्परेचर। ये भी ध्यान रखना ये लिमिटिंग है कि ये 500 केल्विन टेम्परेचर तक ही वैलिड है ये फॉर्मूला। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, लिमिटिंग हो जाएगा ये। सेकंड है फॉर इंसुलेटर, फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर के लिए आप देखेंगे कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो इस पे टेम्परेचर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, विद डिक्रीजेस
in temperature, with decreases in temperature, resistivity change exponentially. एक्सपोनेंशियली। और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। और लास्ट में आ जाएगा फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में वैसे हम अलग से एक चैप्टर भी पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का, वहां भी हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, सेमीकंडक्टर के अलग से भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि सेमीकंडक्टर के अंदर और सेमीकंडक्टर चार्ज carriers are electron and hole. Hole is nothing, it is the cavity when electron removed. This is the cavity remaining in the lattice site or in the material when electron comes out. जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, जो पीछे एक कैविटी बचेगी उसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो वो कैविटी कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो ये होल का कंसेप्ट हम वहां भी देखेंगे। सो there are resistivity inversely proportional to n and resistivity inversely proportional to relaxation time। दो फैक्टर यहाँ पे काम करेंगे आपके। इफ टेम्परेचर राइज, इंपॉर्टेंट थिंग्स इज, यहाँ दो फैक्टर आपके काम करेंगे। एक तो रेजिस्टिविटी आपके n के ऊपर डिपेंड करेगी, डेंसिटी के ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होंगे, और जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वहां एक कैविटी छोड़ के जाएंगे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते जाएंगे तो वैसे वैसे आपकी n की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी भी चेंज होगी। with rise in temperature with rise in temperature n increases but tau relaxation time decreases। finally first factor dominate, इसका मीनिंग क्या होगा, n राइज होगा, ये डोमिनेट फैक्टर हो जाएगा। और जब एक इंक्रीज करे और एक डिक्रीज करे, और जो डोमिनेट फैक्टर होगा वो अफेक्ट करेगा। एंड फाइनली resultant resistivity decrease with rise in temperature with rise in temperature। लेकिन ये स्ट्रेट में नहीं होगा। यहाँ मेटल के लिए जब आप देखेंगे तो वेरिएशन लगभग स्ट्रेट होती है। मैं इनके ग्राफ और बता दूंगा आपको। तो यहाँ जब आप देखेंगे, मैं यहाँ ग्राफ बता देता हूँ इसका, ऐसे देखेंगे, इसके लिए लगभग आपको स्ट्रेट ग्राफ दिखेगा, ऐसे करके स्ट्रेट ग्राफ दिखेगा। लेकिन उनके लिए स्ट्रेट नहीं होता, इधर रेजिस्टिविटी है, इधर टेम्परेचर है आपका, तो इसमें स्ट्रेट होता है। कुछ जगह जाके ये ऐसे वेरी भी कर जाएगा, लिमिटिंग होता है। इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ का मतलब हो गया कि वो आपके, ऐसे मैं यहाँ बना दूं कि इस तरह से आपके ग्राफ मिलेंगे सेमीकंडक्टरों में, V के साथ आपके इस तरीके से ग्राफ मिलेंगे। इधर भी मिल सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में। टेम्परेचर है, ये रेजिस्टिविटी है, तो इसमें स्ट्रेट ग्राफ में मिलके आपके इस तरह से ग्राफ मिलेंगे। ये था हमारा रेजिस्टिविटी के ऊपर अफेक्ट। एक बार और रिवाइज कर देता हूं मैं।
कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर टाउ, मास of electron, E charge of electron, and electron density, and this is relaxation time। हमें इस बात का पता है कि रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एन और टाउ के ऊपर, क्योंकि एम और ई की वैल्यू फिक्स है और मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी है कि कितनी कितनी वैल्यू है। एम की वैल्यू ये है और ई की वैल्यू ये है, दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे कोई किसी भी मटेरियल में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। पहले मेटल का इफेक्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट इफेक्ट है इन मेटल कि मेटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट पड़ेगा। तो मेटल के लिए हमने देखा था कि पर्टिकुलर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी फिक्स होती है, ये वेरी नहीं करती, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, इसलिए ये वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी एन की। तो केवल एक ही फंक्शन वेरिएबल होगा यहाँ पर, वो है रिलैक्सेशन टाइम। जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर राइज करोगे तो क्या होगा, थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जब उनकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब है कि उनके नंबर ऑफ वाइब्रेशन और उनके एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएंगे, और वो जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट करते हैं, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो वो पहले से कम टाइम में वहां पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ चुकी है, और जिससे काइनेटिक एनर्जी भी राइज हुई है, तो वेलोसिटी उनकी बढ़ गई, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी अल्टीमेट बढ़ जाएगी। और रेजिस्टिविटी 500 केल्विन टेम्परेचर तक ये लिमिट है, इससे ज्यादा पे वैलिड नहीं है, लो टेम्परेचर पे वैलिड होता है। इस टेम्परेचर पे ये स्ट्रेट लाइन चेंज करती है। तो हमने यहाँ से देख लिया कि मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है। ये फॉर्मूला आपका थर्मल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। सेम ऐसा ही फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस था। इंसुलेटर के लिए हमने देख लिया कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो इस पर टेम्परेचर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर। फिर भी अगर टेम्परेचर को लोअर डाउन कर रहे हो तो रेजिस्टिविटी इसकी एक्सपोनेंशियली चेंज होती है। ये यहाँ ध्यान रख लेना, कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैसे चेंज होती है, तो एक्सपोनेंशियली चेंज होती है। सेमीकंडक्टर के लिए आओगे, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में भी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज कैरियर डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगी। यहाँ क्यों करेगी चार्ज डेंसिटी पे? क्योंकि सेमीकंडक्टरों में क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और जब हम जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जब एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो वहां एक कैविटी बना के चले जाएंगे, और वो कैविटी आप देखना, उस कैविटी को क्या नाम दिया है हमने, होल नाम दिया है। ये होल क्या है, ये वो रिमेनिंग पार्ट है, वो कैविटी है जहां से इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो यहाँ दोनों चीज अफेक्ट करेंगी। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज करोगे तो उनकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ने से क्या हो जाएगा, उनका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम जब कम हुआ, यानी यहाँ देखिए, अगर टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी तो एन की रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यहाँ पे ये बढ़ जाएगी। और दूसरे केस में यहाँ क्या हो रहा है कि एन की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी रेजिस्टिविटी कम हो रही है। दो फैक्टर अपोजिट फैक्टर है यहाँ पे, और दोनों अपोजिट फैक्टर हैं, तो ये क्या करेंगे, आपको पता ही है कि जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे जो डोमिनेट करेगा उसका फैक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ डोमिनेट फैक्टर ये होता है, क्योंकि टेम्परेचर तो एक लिमिटिंग टाइम तक ही, लिमिटेड रेंज तक ही इसकी रेजिस्टिविटी को कम कर सकता है, लेकिन जैसे ही आप हाई टेम्परेचर करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा रैप्चर होंगे, और ज्यादा रैप्चर होंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज कैरियर डेंसिटी अल्टीमेट राइज हो जाएगी, और अल्टीमेट राइज होगी तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी पे इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। ये फर्स्ट पार्ट है वो डोमिनेट पार्ट है, और रिजल्टेंट जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी टेम्परेचर राइज के साथ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब हम एक नए टॉपिक और देखते हैं, होमिक एंड नॉन होमिक कंडक्टर। टॉपिक है हमारा होमिक एंड नॉन होमिक कंडक्टर। इस टॉपिक पे हम अब बात करने वाले हैं। मैं इसको दो पार्ट में तोड़ के ऐसे समझा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक साइड में लिख देता हूं ओमिक
और एक साइड में लिख देता हूं नॉन होमिक। कंपैरिजन से पढ़ लेना, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है ये होमिक नॉन होमिक क्या है, इनको एक्सप्लेन कीजिए। तो हम इनको पॉइंट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक तरफ ओमिक और एक तरफ नॉन ओमिक लिया। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ओमिक कौन से होते हैं। दीज आर, डेफिनेशन है पहली, दीज आर दोज कंडक्टर, these are those conductor which follow, which obey Ohm's law। Ohm's law, जो Ohm's law को ओबे करेंगे वो आपके कौन से हो जाएंगे, वो आपके ओहमिक हो जाएंगे, और जो ना फॉलो करें वो कौन से हो जाएंगे, नॉन ओहमिक हो जाएंगे। तो अपने को सेकंड इसकी डेफिनेशन में क्या लिख देंगे, these are those conductor which do not obey Ohm's law। जो ओम्स लॉ को ओबे करे ओमिक, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करे नॉन ओमिक। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। सेकंड, ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, और इसमें क्या हो जाएगा सेकंड में, V नेवर इक्वल टू आई आर, ये इसको ओबे ना करें। इसका मीनिंग क्या है, अगर इसको दूसरी फॉर्म में लिखें, ऐसे अगर आपको सही नहीं लगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V अपॉन I इज कांस्टेंट, और इधर लेंगे तो R इज इक्वल टू V अपॉन I नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता, इधर इस साइड में कांस्टेंट होता है। नंबर 3 पे अगर आप देखें, ग्राफ बिटवीन VI is linear or straight line, इसमें क्या हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन, लिनियर और स्ट्रेट लाइन, उसमें क्या हो जाएगा, नहीं होगा। थर्ड केस, ग्राफ बिटवीन VI is not linear और स्ट्रेट लाइन, तो इसमें ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसमें ग्राफ बनाओ तो VI, और इधर आप ग्राफ बनाओगे V और I, दोनों में अंतर क्या होगा, ये ऐसे बनाना स्ट्रेट लाइन, दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, इसके लिए जो ग्राफ होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, और इसके लिए ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉट स्ट्रेट, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, और भी तरह के ग्राफ हो सकते हैं, वेरिएशन में भी हो सकते हैं, ऐसे भी ग्राफ हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, वेरिएबल ग्राफ होगा आपका। और नेक्स्ट चीज है एग्जाम्पल, नंबर 4 पे एग्जाम्पल के रूप में लिखें, मेटल लिख सकते हैं इसमें, मेटल में
एग्जाम्पल के तौर पे Ag है, Au है, फेरस है, कॉपर है, etc। और इसमें आप कौन से लिखोगे? इसमें लिखोगे आप डायोड, फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, etc। ये आप इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, ओमिक और नॉन ओमिक को, तो आप आसानी से इसमें अंतर कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। देखिए इस तरह का न्यूमेरिकल आपको मिल जाए तो आप कैसे करेंगे? हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस इज 133 ohm. What will be its resistance at 500 degree Celsius, 500 degree Celsius? The temperature coefficient of resistance of tungsten is 0.045 degree Celsius inverse at 0 degree Celsius। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे? पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए या आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ये देख लीजिए गिवन क्या है। गिवन, सबसे पहले गिवन फाइंड आउट कीजिए। आपको रेजिस्टेंस दे रखा है टेम्परेचर 150 पे, यानी रेजिस्टेंस एट 150 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 133 ओम। और टेम्परेचर दिया हुआ आपको T1 टेम्परेचर, मान लो इसको 150 डिग्री सेल्सियस। दो चीज गिवन है, एक रेजिस्टेंस 150 पे है 133, और टेम्परेचर T1 मान लो इसको इतना दिया हुआ। फिर कह रहा है ये व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस, R500 हमें फाइंड आउट करना है, और T2 टेम्परेचर दिया हुआ है 500 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन इज, यानी अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको 0.0045 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, यानी एसआई यूनिट की बात चले तो केल्विन इनवर्स होगा, लेकिन यह सारी चीजें आपको डिग्री सेल्सियस में, इसलिए डिग्री सेल्सियस में रख ली। अब इसका हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहेंगे, ये गिवन थी। फॉर्मूला हमें पता है, सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। वी नो दैट आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ये आपका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला यूज किया हमने। पहले कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन पे डाल दो, तो आर 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 0.0045, टेम्परेचर है 150, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दो। सेकंड में दिया हुआ है R50 500, ये वाली कंडीशन पे आर नॉट इंटू 1 प्लस 0.0045 अल्फा की वैल्यू, और टेम्परेचर हो गया 500, सेकंड इक्वेशन। हमने बेसिक फॉर्मूले का यूज करके दोनों कंडीशन डाल दी। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, देन जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमने देख लीजिए R500 R150 इज इक्वल टू R50 की वैल्यू रखो R नॉट 1 प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जब आप, चलो अगले स्टेप में कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई, 0045 इंटू 500 अपॉन आर नॉट इंटू 1 प्लस 0.0045 इंटू 150। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये 45 है, 45 है। अब वैल्यू पुट करो, मैं यहाँ इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ
ऐसे करके। आर 500 हमें निकालना है, आर 500, आर 150 की वैल्यू आपको दे रखी है 133 इज इक्वल टू 1 प्लस, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड में जीरो जाएंगी तो 2 जीरो काट के इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की 0.45 से करेंगे तो 3.75 के आसपास आ जाना चाहिए। 3.75 आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसको कोई समस्या नहीं है कि 0.0045 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2.75। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 1 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, आपको इसको 150 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 0.67, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, R 500 इज इक्वल टू 133 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई उधर करें 3.75 अपॉन 1.67। अब इसको हमने काटना है, जब इसको काटेंगे, काटने के बाद आपका जो आंसर मिलेगा वो आ जाएगा 258 ओम। ऐसे हम इसका सोल्व कर देंगे। आप डिवाइड करके देख लेना, पॉइंट से तो पॉइंट ही कट जाएंगे, यहाँ ये दो पॉइंट से पॉइंट काट दो तो 167 और 133 और 375, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड करो तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 258। यानी आप यहाँ से प्रोसीजर समझिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और किस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। एक ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, ये आरबीएससी बोर्ड में पूछा गया था, आपको इसकी समझ होनी चाहिए। एक एग्जाम था आपका 2019 के 2019 में आरबीएससी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम ऐसे कैसा, और चेंज कहाँ क्या कर सकता वो भी बताऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करें। एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर बिकेम ट्रिपल देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस and temperature coefficient of resistance is 4.0 10 raised to power minus 3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। लेट एट 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू आर नॉट। हमने मान लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, आर नॉट है। तो हमने कितने पे निकालना है कि टेम्परेचर का हमें पता नहीं, आर टी पे निकालना है फॉर्मूला, और अल्फा गिवन है आपको, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4.0 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, टेम्परेचर अफेक्ट है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का कैसे अफेक्ट पड़ेगा, फॉर्मूला हो जाएगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा ऑफ टी, या चेंज इन टेम्परेचर कह लो इसको, अल्फा टी। वैसे ये डेल्टा टी होता है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं उसको, चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं। गिवन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या दे रखी है कि आर टी जो है वो ट्रिपल है आर नोट का, ये गिवन है, ये रहा ट्रिपल। तो पुट कर दें वैल्यू को, जैसे ही पुट करोगे यहां क्या जाएगा 3 आर नोट, इधर हो गया आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा ऑफ टी, आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और यहां से 1 को इधर लेके आओगे तो 2 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन अल्फा, 2 अपॉन अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमें 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, और इसको रीअरेंज करके देखो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ऊपर चला जाएगा माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस में, अपॉन 4, 2 से काटोगे 2, 2 से इसको काटोगे तो 500, टेम्परेचर कितना आ जाएगा 500, ये आपका इसमें आया है।
अब डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, T2 माइनस टी, तो T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, एट एनी टेम्परेचर T माइनस 0, तो टेम्परेचर कितना आ गया हमारा फाइनली आंसर, फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा T इज इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस। ऐसे इसको सोल्व कर, यहाँ डबल भी आ सकता है, डबल लिख देगा इसी क्वेश्चन में, 4 टाइम लिख देगा, फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, कंडीशन यही लगेगी, और इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को आप सोल्व कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि सब बच्चे आसानी से इसका बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद आप सबका।